बहुत लेट हो गया। हमारी गलती नहीं थी, गलती नहीं की थी। इन लोगों को पता ही नहीं था कि मेरी क्लास है। मैं जब कॉल हाँ, तो अब पढ़ना चाहिए था। आप क्या करते हैं यहाँ बैठ के? अब वहां से अगर मैं 2 बजे चलता तो मैं 2:30 पहुंचता। मैं 2 बजे देखा गाड़ी नहीं खड़ी है, तो मैं कॉल किया, कह रहे हाँ कहाँ से क्या? मैंने कहा माँ कहाँ लाल हो जाएगा तुम्हारा अभी। तो अब गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ तो थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा क्या आधे घंटे हुआ। तो चलिए, आपका टॉनिक बैच संपन्न हुआ। अच्छा कल है, तो कल भी मेरी नहीं रहेगी। अ- अच्छा कह रही है। हाँ बेटा। अच्छा तो आप नहीं मनाओगे मकर संक्रांति? हाँ, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भैया नमस्ते। आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। सर थोड़ा फास्ट कीजिए, ना कर पाएंगे, है ना? मतलब आते ही शुरू कर दिया। चलिए शांत हो जाइए, फिर शुरू करते हैं। दरअसल आपकी 3 कक्षाएं हुई ना उसकी टॉनिक की। अच्छा 4 डे, तो पूरा रिवीजन मैंने देखा कुछ छूट ही नहीं रहा उसमें, जो है सो शामिल है। तो तो अगर अगर जो पहले से एक बार सिलेबस पढ़ा होगा, अब जो बहुत नया आएगा उसके लिए तो भाई कॉमन सी बात है कि 4 दिन में कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है। नए के लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, या तो वो दम लगाए, लेकिन आपके लिए वो रामबाण है। तो आप उसको रिवीजन करिए। एडीओ बैच के लिए लाइए टॉनिक बैच। अच्छा, हर सबके लिए टॉनिक बैच थोड़ी ना होता है। आपका मैं सोच रहा हूँ कोई और बैच लाता हूँ। आपका जो बैच चला यही टॉनिक है, विटामिन अच्छा अच्छा, ठीक, मल्टी विटामिन टेबलेट। ठीक। हाँ सर, जो तो कल खान सर अभी 1 दिन और पढ़ाएंगे, तो कौन सा विषय बचा है? हिस्ट्री। मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि सोचो कि एक दिन मैं कल या परसों देख रहा था, सर एकदम लास्ट तक सुबह शुरू किए थे और रात तक पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ, एक दिन शायद उनके गले में दिक्कत आ गई थी, कल का ही। हाँ, मैं उनको मैसेज किया कि सर थोड़ा सावधानी से वही है, कई बार ना व्यक्ति के अंदर जैसे जज्बा सा होता ही है कि, और उसी का रीजन होगा कि हम आगे जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आप यहाँ पर आओगे। तो जब आप यहाँ पर आते हो फिर हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि काम हुआ था। और अच्छे से करके आइए आप लोग, सब लोग। 18 को पेपर है। हाँ, अच्छा 2 दिन है, तो कुछ का 18 होगा, कुछ का 21 होगा। खैर कोई नहीं, तो हम लोगों ने जहां से क्लास को रोका हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग बातचीत कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद है? और देख लिया गया था, ये वजन हम लोगों ने याद किए थे, याद है कि हार्ट का 350, लंग्स का 1200 से, ब्रेन 1350, लिवर 1500, किडनी 125 से 190 ग्राम, पैंक्रियाज 90 ग्राम, स्टमक 150 ग्राम, स्मॉल इंटेस्टाइन 2000 यानी 2 किलोग्राम की, लार्ज इंटेस्टाइन 1500 ग्राम की, और स्प्लीन 150 ग्राम, यूटेरस 60, और त्वचा, सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा ही है, और इसे ध्यान रखना है। खैर अब हम थोड़ा सा आपको इसके बेसिक समझाना शुरू कर रहे हैं, उसे समझिएगा। फिर हम लोग आज 2 चैप्टर पर बातचीत करेंगे। इसको समझने के बाद जैसे जो मेन बड़ा वाला मामला है वो संपन्न हो जाएगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे सेल और दूसरा टिश्यू। आज सेल और टिश्यू कर लेंगे, कल अगर मेरी क्लास रही तो ठीक है, शायद नहीं रही, आप बता रहे हो तो। मैं सुबह में मैं मेंस में रहता हूँ ना, तो देखता हूँ जैसा भी ये लोग सेट करेंगे अपना। अभी मतलब मुझे आज को लेके 2 कक्षाएं और चाहिए कल, यानी कि 1 दिन चाहिए हम लोग जिसमें डिजीज याद कर लें पूरी, और ह्यूमन हेल्थ, विटामिन वगैरह, और एक क्लास में प्लांट और एनिमल किंगडम जो भी बचता है मामला उसको। तो मेरे हिसाब से यदि इस तरह से करके जाएंगे, बाकी टॉनिक बैच में खान सर ने भी पढ़ाई होगा ना पूरा। हाँ 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 हाँ, देखो उसका मतलब यही है ना, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, है ना, हम हमें वो दिया गया है कि सामने से कवर करो और खान सर पीछे से बैक तो हमारा काम ये है कि बायो में जैसे जो भी टीचर आपको, जैसे बायो में मुझे कहा गया है कि ऑल ओवर आना चाहिए, तो अब इसी में से जो काम का है वो खान सर ने आपको टॉनिक में पढ़ाया, तो इस तरह का। और 2 कुछ आपने टेस्ट पेपर भी तो दिया, तो कुल मिला के चारों तरफ से घेरने का प्रयास है। जैसे हम लोग जब बीपीएससी में सवाल कैसे फंसा पाते हैं, ऐसे तो कर पाते हैं। एक बार क्लास में बहुत बड़ा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम टेस्ट पेपर कराते हैं 30-35, उसके सवालों को बहुत शानदार करते हैं, क्लासरूम में टेस्ट पेपर करवाते हैं। तो करीब करीब बायो में ही मान के चलो कि 1000 प्लस एमसीक्यू हो जाता है। टोटल साइंस के मिला लें तो 3000 प्लस एमसीक्यू पे काम कर लेते हैं। फिर हम एक विजेता बैच लेते हैं, विजेता बैच के लिए अलग से एफर्ट करते हैं। तो अब इतना कुछ मांझने के बाद यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी होगा तो वो जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस कर ही देगा, और उसकी उसकी भूमिका है कि हम रिजल्ट ठीक ठाक लाते हैं। तो खैर आपके साथ भी यही होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। खैर तो ब्रीदिंग एक वर्ड है, हमने कल देखा था कि सामान्य सांस लेना ब्रीदिंग कहलाता है, और जब हमने ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तोड़ा था और एटीपी बनाया था तो ये कहलाता है रेस्पिरेशन, याद है? और रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस था, यानी कि हमारा वजन कम हो रहा था, और जब हम सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं तो वजन बढ़ रहा था। ये बातें हमने देखी हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब हो गया कि O2 प्लस एयर को खींचना, O2 प्लस एयर को खींचना तथा CO2 प्लस एयर को बाहर निकलना। तो 2 शब्द हैं, इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन। इसे हिंदी भाषा में कहते हैं निहि श्वसन, और एक्सपिरेशन को कहते हैं उच्च श्वसन, उच्च श्वसन। तो दोनों का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है या जानकारी है, वो ये है कि जब हम हवा अथवा श्वास को अंदर खींचते हैं तो ये कहलाता है निश्वसन, और जब हवा को या सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, जब हवा या श्वसन को बाहर निकाला जाता है तो ये कहलाएगा एक्सपिरेशन। अब ध्यान देना, जब मान लो कि ये जहां हम रहते हैं ये पूरा का पूरा वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में ये हम लोग हैं, तो वायुमंडल भी हवा से भरा हुआ है, हमारा फेफड़ा भी हवा से भरा हुआ है।
जब आप कभी सिलेंडर में रिफिल करने जाते होंगे तो बड़े सिलेंडर से छोटे वाले में रिफिल होता है, तो बड़े वाले का प्रेशर और छोटे वाले का प्रेशर कम। तो फेफड़ा छोटा सिलेंडर और वायुमंडल बड़ा सिलेंडर। तो अगर हमें हवा को अंदर खींचना है तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? वायुमंडल का प्रेशर ज्यादा होगा, हमारा फेफड़े का प्रेशर कम होगा। यानी कि जब हम हवा को अंदर खींच रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में फेफड़े का वायु दाब कम होगा और वायुमंडल का वायु दाब अधिक होता है। वायुमंडल का वायु दाब ज्यादा होगा और इन दोनों में अंतर जो होता है वो होता है 1 से 3 mmHg मिलीमीटर पारे का दाब। यानी कि हमारा फेफड़ा 1 से 3 mmHg अपना प्रेशर कम कर लेता है और तब हम हवा को अंदर खींच लेते हैं। लेकिन जब हमें हवा को बाहर निकालना होगा तो इसका वही वर्षा उल्टा करना पड़ेगा। यानी जब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम फेफड़े का दाब बढ़ा लेते हैं और अब वायुमंडल का दाब इसकी तुलना में कम दिखाई देगा। और जब ऐसा होगा तो ही हम हवा को बाहर निकाल के फेंक पाते हैं। यानी कि दो बातें हम समझी, एक बार हमने फेफड़े का वायु दाब कम किया और एक बार हमने फेफड़े का वायु दाब ज्यादा किया। जब कम किया तो हवा को अंदर लिया और जब ज्यादा किया तो हवा को बाहर किया। और इसी प्रक्रिया से हम सांस लेना शुरू करते हैं। अब जब हम हवा को नीचे खींच रहे होते हैं यानी कि अंदर खींच रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में 21% मात्रा में ऑक्सीजन, 78.09% मात्रा में नाइट्रोजन और 0.03% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को हम अवशोषित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन जब हवा को हम बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 17% मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, 78.09% में नाइट्रोजन बिना किसी बदलाव के बाहर छोड़ देते हैं और दूसरा 4% मात्रा में CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि सांस लेने के परसेंटेज पूछे जा सकते हैं और सांस छोड़ने के परसेंटेज पूछे जा सकते हैं। तो इन परसेंटेज अगर देखा जाए तो एक तो हमने देखा इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वासन 21% ऑक्सीजन, लेकिन जब हमने सांस छोड़ी यानी कि हमने जैसे बाहर निकाला तो हम कितना 17% ऑक्सीजन। यानी कि ले तो आप 21 रहे हो और छोड़ बाहर रहे हो 17, यानी कि टोटल 4% कंज्यूम कर रहे हो। तो ये भी कई बार सवाल कर सकता है कि टोटल कितना हम कंज्यूम करते हैं, तो टोटल 4। दूसरा 78.09% हम नाइट्रोजन लिए और सेम वैल्यू का नाइट्रोजन हम बाहर निकाल दिए। अब आपसे सवाल ये कर सकते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन लगभग अक्रिय गैस की तरह भूमिका निभाता है, अक्रिय गैस की तरह भूमिका निभाता है। इसलिए ऐसा हुआ, वो रिएक्शन किया ही नहीं, बस खाली वो वॉल्यूम मेंटेन किया जा करके, क्योंकि वो वायुमंडल में होता है तो गया और बाहर निकल आया, बस कोई रिएक्शन उसमें नहीं रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 0.03% क्या है, CO2 है, बट हम निकाल ज्यादा रहे हैं, निकाल हम 4% CO2 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब देखा गया आपने कि ग्लूकोज हमने तोड़ा और किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो बना था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस CO2 और प्लस H2O। तो यही जो CO2 बन रहा है यही क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इनके जितना हम भोजन खाएंगे उतना ज्यादा CO2 हम बनाएंगे। तो यही वजह था कि लिया तो गया वायुमंडल से कम CO2, लेकिन भोजन करने की वजह से हमने उसे तोड़ डाला और ग्लूकोज टूट गया तो क्या बनाया, CO2 बनाया, और CO2 बनाया तो उसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर लिया। तो इस तरह से ये बाहर और अंदर की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब ध्यान देना, जो हमने कहा था कि भाई हमारा जो फेफड़ा है उसका दाब एक बार कम होगा और एक बार ज्यादा होगा। उसके दाब को कम और ज्यादा होने के पीछे का रीजन है ये डायफ्राम। हमारे दोनों फेफड़े के नीचे, जैसे मान के चलो कि अगर मैं ये फेफड़ा बना लूं लंग्स, तो हमारे दोनों लंग्स के नीचे इस वाले हिस्से पर ये एक पेशीय रचना होती है। मान के चलना कि यह एक पेशीय रचना है और इसके सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही ऐसा होता है कि हम फेफड़े के दाब को कम और ज्यादा कर लेते हैं। तो डायफ्राम अगर ना हो तो इसका मेन काम क्या है, तो उत्तर होगा फेफड़े के वायु दाब को परिवर्तित करते रहना, परिवर्तित करते रहना। जब आवश्यकता पड़े तो वायु दाब कम करो और जब आवश्यकता पड़े तो वायु दाब को ज्यादा कर दो। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि डायफ्राम एक अद्वितीय पतली और आंतरिक पेशी है जो कि अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो ब्रेन के कंट्रोल में है। ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करती है। आप यहाँ पर देखना फोटो में कि ये हिस्सा हो गया वक्ष गुहा और इसके बाद शुरू हो जाता है उदर गुहा। तो दोनों के बीच में इस वाले हिस्से में ये पेशी है, इसलिए पॉइंट दिया गया है कि ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करती है। इसके सिकुड़ने और फैलने से हम सांस ले पाते हैं, अर्थात इनहेल और एक्सेल करते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सेल मतलब बाहर निकालना, और डायफ्राम की कार्यप्रणाली के द्वारा ही ये प्रक्रिया संभव हो पाती है। अब ध्यान दो, आपसे दो सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हम जब सांस ले रहे हैं या हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम दो गैसों से बातचीत करते हैं, एक O2 से और दूसरा, ये दो गैसें हमारी बॉडी में कंपल्सरी ही हैं, इसके अलावा गैसों की उतनी आवश्यकता होती नहीं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हाँ जी, हाँ बेटा, अच्छा देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसको किसी रोगी के मुंह में लाके लगा दिया गया, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक पानी भरा होता है। देखो, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं कभी भी इंसान ड्राई ऑक्सीजन नहीं सोख सकता। अगर हम ड्राई ऑक्सीजन सोखना शुरू करेंगे तो हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है। तो एक बात तय करना कि ड्राई ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब से हमारा जन्म हुआ, जब से धरती पर आए, तब से हम मॉइस्ट ऑक्सीजन सोख पाए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी होती है ना भाई, जहां पे हम रहते हैं। कभी आप अगर अब बस ध्यान रखना कि ज्यादा नमी ना होने पाए और ज्यादा सूखापन भी ना होने पाए। जब आप कभी बहुत बरसात वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो आपको इस तरह सांस लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो जब आप कभी बहुत ड्राई एरिया में जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग तो बहुत सिंपल एरिया में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, तो इसलिए जब भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा तो पहले सिलेंडर और फिर पाइप जाएगी पानी में, और पानी से होता हुआ ये वास्तव में डिस्टिल वाटर होता है, उस पानी से एक पाइप लगी होगी जो कि उस व्यक्ति के मुख में मास्क लगाया जाएगा। तो यही तो प्रॉब्लम जा रही थी कोरोना में कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार देना पड़ रहा था उसको। कोविड में SpO2 की वैल्यू बहुत कम हो जा रही थी। तो यदि किसी व्यक्ति को लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा तो होता क्या है ना कि उसके चेहरे पर नमी के कारण बहुत फंगस आ जाते हैं। जहां नमी होती है कौन सी बीमारी होगी भाई, दांत खाज खुजली बरसात के मौसम में शुरू होती है, कारण नमी।
तो वही दिक्कत आई थी, तो लोगों को कोरोना के दौरान देखो ब्लैक फंगस की बीमारी पकड़ लेती थी, जो बहुत दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे। तो ध्यान देना कि ऑक्सीजन को हमें अगर सांस लेनी है सिलेंडर में, तो ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर क्या चाहिए, बाकी और कोई ऐसी गैस की आवश्यकता उसमें नहीं है। हीलियम कई बार बहुत माइन्यूट मात्रा में मिलाते हैं, बाकी कोई कंपल्सरी नहीं है बेटा, है ना। कभी भी ध्यान देना, डॉक्टरी या मेडिकल जगत में हीलियम की आवश्यकता नहीं है। हीलियम की आवश्यकता तब होगी जब आप किसी और एक्शन में जाओगे। हमेशा ध्यान देना, डॉक्टरी ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नमी की मात्रा होती है बस, है ना। हीलियम तभी हम मिक्स करेंगे जब आप एक्शन में आओगे, लाइक स्कूबा डाइविंग करना शुरू करो, है ना, लाइक आप ऊपर जाना शुरू करो, यानी कि क्लाइंबिंग करना शुरू करो, ऐसी स्थिति में हमें हीलियम गैस की आवश्यकता लगती है। तो रक्त में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होगा ब्लड के माध्यम से, तो लगभग 97 से 98% ऑक्सीजन कहाँ होगी, याद आ रहा है, हीमोग्लोबिन उठा के ले जाएगा। बाकी 2 से 3% ऑक्सीजन होती है प्लाज्मा में। ये दोनों सवाल एग्जाम में आ सकते हैं कि क्या 100% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती है? अरे भाई ब्लड में होती है बट फिर पूछेगा कि क्या 100% ऑक्सीजन कैरी होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा? 2 से 3% ऑक्सीजन कैरी होता है। हाँ, अब ध्यान दो, 20 से 25% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड RBC या रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, और 70% बाइकार्बोनेट ब्लड में बाइकार्बोनेट होते हैं उनके द्वारा होगा, और 7% CO2 प्लाज्मा में घुली होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों के क्रम हमें ध्यान में एग्जाम में रखने हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। आगे बढ़े, कोई बात नहीं भाषा में। अब ध्यान दो, एक शब्द है सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी तक जो हमने आपको समझाया वो ब्रीदिंग था, यानी नाक का मामला, खींचना और छोड़ना, और यहां तक बहता कोशिका के साथ शुरू होती है, तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, और ये दो तरह का, एक है एरोबिक और एक है अनएरोबिक। हिंदी में कहते हैं आक्सी कोशिकीय श्वसन, आक्सी कोशिकीय श्वसन, और दूसरी है अनाक्सी कोशिकीय श्वसन, अनाक्सी कोशिकीय श्वसन। बहुत नाम से क्लियर है कि आक्सी में ऑक्सीजन होगा और अनाक्सी में ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी इस वाली में ऑक्सीजन अवेलेबल है बट इस वाले में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये तय बात मान के चलना कि दोनों अभिक्रियाएं हो कहां रही हैं, कोशिका के भीतर। अभी थोड़ी ही देर बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे कोशिका। मैं एक प्री इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि कोशिका का मसला क्या है। ध्यान देना, किसी भी कोशिका को अगर हम बहुत पास से देखें तो सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसमें भरा हुआ है विशेष तौर का लिक्विड, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य, या हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। यानी अगर कोई व्यक्ति कोशिका में प्रवेश करना चाहा, कुछ भी, जैसे ऑक्सीजन चाहे इला कोशिका में चलते हैं, तो पहले उसको कहां प्रवेश करना होगा? कोशिका के द्रव्य में घुसना पड़ेगा, और कोशिका का द्रव्य जब पार कर रही होगी तो अंदर में जाके उसको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस आक्सी श्वसन या अनाक्सी श्वसन में हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों में कोशिका आ रही है, और दोनों कोशिका के रिएक्शन में दो हिस्से भाग लेने वाले हैं, पहला तो कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब तक ऑक्सीजन की बात होगी तो ऑक्सीजन में दोनों होगा, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी गायब हो जाएगी। तो बात को ध्यान में रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ हम आए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहली बात तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, और देखो तो इसने ग्लूकोज क्या कर दिया, तोड़ा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और प्लस में ATP बनाया। इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि कोशिका क्या हो रहा है, तो कोशिका में सबसे पहले आया साइटोप्लाज्म, और फिर इसमें शामिल हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको एग्जाम के लिए यही याद रखना है कि आक्सी श्वसन में कोशिका के कौन से हिस्से भाग लेते हैं। तो नंबर 1 साइटोप्लाज्म और नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जितना मैं बोलूं उसी को कैच करना है, कारण ये AEDO के छात्र हैं, उनको भी बता दूं, वो भी ध्यान रखें, और आपको भी ध्यान रखना है। फर्जी का पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, काम की बात सुनो। अगर वो यहाँ पर कभी पूछने आया आपसे सवाल तो 3 बातें ही पूछेंगे। पहला, ये रिएक्शन के बारे में कि आक्सी श्वसन में कितना ऑक्सीजन भाग लेगा, 6, और कितना CO2 बनेगा, 6, कितना H2, 6, और बहुत ज्यादा मात्रा में ATP, तो ATP की मात्रा हमेशा हाई होगी। दूसरा, सेल का कौन सा हिस्सा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? अब इसी बात को हम भाषा में देखते हैं। तो आक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूरी तरह से अधिक मात्रा में प्लस में और प्लस में, यह प्रक्रिया और प्लस दोनों में संपन्न होती है। अब सवाल है कि इस तरह का श्वसन लेता कौन होगा? तो जवाब है हम जैसे लोग, जो बड़ी आकार की जीवधारी हैं, यानी हम और आप, अर्थात मानव और पेड़ पौधे, जीव जंतु, और दूसरा पक्षी और वो पादप जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सी श्वसन के लिए, और जहां होगा वहां पर ध्यान रखना है ये दोनों भाग लेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना है, पहली बात तो ऑक्सीजन यहां से गया, लेकिन सेल है, पर सेल में ध्यान रखना है, सेल में दोनों नहीं है। सेल में अब केवल और केवल कोशिका द्रव्य ही भाग लेगा, केवल कोशिका द्रव्य ही भाग लेगा। इस बार माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका नहीं है। तो बस यही याद रखना है एग्जाम में कि अनाक्सी श्वसन जब हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं ली है, केवल कौन भाग लिया है? कोशिका द्रव्य भाग लिया है। और 2 अभिक्रियाओं को ध्यान में रख के चलना है। पहली अभिक्रिया दिखा रही है वो है C6H12O6। चूंकि ऑक्सीजन गया नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं गया तो C6H12O6 का बहुत विघटन नहीं हो पाता, ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में C3H6O3, और कितना आएगा आगे, 2, ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड
कई बार हमें समस्या पैदा करता है। कब? जब हम बहुत अधिक कठिन काम करते हैं, जब हम बहुत जल्दबाजी में एक्शन में आते हैं तो हमें एनर्जी की नीड ज्यादा हो जाती है। ऊर्जा ज्यादा होने से हमारा शरीर कई बार अपनी श्वसन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता, वो अनाक्सी पे ही रुक जाता है। जैसे हम ऐसे प्राणी हैं, हमारे में पहले अनाक्सी होता है फिर आक्सी होता है, मिक्स चलता है, लेकिन कई बार हमारा अनाक्सी पे ही रुक जाता है और बॉडी में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, जो छोटी जीवधारी हैं, मान लेते हैं बैक्टीरिया या कोई फंगस, इन सब की बात करें, इनमें भी C6H12O6 टूटेगा और वो बन जाएगा 2C2H5OH, और यह है एल्कोहल, जिसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल के नाम से जानेंगे। और प्लस में बनता है CO2 और प्लस मिलेगा एनर्जी। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में हमें ध्यान रखना है, उसको यहाँ पे लिखा गया है कि अनाक्सी में ऑक्सीजन अणु उपस्थित है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन पूरी तरह से नहीं होता और ग्लूकोज किसमें टूट रहा है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एटीपी की मात्रा बहुत कम बन पाती है। दूसरी बात, यहाँ पर केवल साइटोप्लाज्म ही भाग ले रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका नहीं है। अब ये अनाक्सी श्वसन हर जगह होगा, सूक्ष्म जीवों में जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट आदि में, हमें भी होगा। जंतुओं और मनुष्यों में अनाक्सी श्वसन जब होता है तो ये तब होगा जब हम कठिन काम कर रहे हैं, और इसी के दौरान क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि हमें क्रैम्प पैदा करेगा, यानी कि खिंचाव पैदा करता है या जटिल दर्द उत्पन्न करेगा। ध्यान देना कि इस दोनों प्रक्रियाओं के साथ, यानी कि आक्सी और अनाक्सी प्रक्रियाओं के साथ दो महत्वपूर्ण थ्योरी जुड़ी है। एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं, ध्यान देना, यदि हम अनाक्सी श्वसन की बात कर रहे हो तो अनाक्सी श्वसन में आपको याद रखना है, इसकी थ्योरी का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, या इसी को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। तो ये दो नाम याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। और अगर हम बात करें आक्सी श्वसन की थ्योरी का, तो इसमें जो भूमिका है प्रमुख, वो है क्रेब्स साइकिल, या इसे कई बार कहते हैं साइट्रिक अम्ल साइकिल। साइट्रिक अम्ल साइकिल। तो दो याद रखना, अनाक्सी के लिए ग्लाइकोलाइसिस सिद्धांत आता है और आक्सी के लिए क्रेब्स साइकिल सिद्धांत आता है। और एक और बात बहुत स्पष्ट ध्यान में रखनी है, वो ये है कि क्रेब्स साइकिल सदैव ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही शुरू होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही शुरू होगी, बाद ही शुरू होती है, कभी डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल नहीं होती। इसलिए हम लोग पहले अनाक्सी करेंगे फिर क्या करेंगे? आक्सी करेंगे। और जब दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं, आक्सी और अनाक्सी, तो दोनों को मिला के अगर हम एक अणु ग्लूकोज लेंगे तो दोनों के साथ हमें टोटल 38 एटीपी ऊर्जा मिलेगा, जिनमें से 2 एटीपी मिलता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान और प्लस 36 एटीपी मिलता है क्रेब्स साइकिल के दौरान। तो इसी भी थोड़ा सा ध्यान में अपन को रखना है। अनाक्सी श्वसन क्या बोला गया? क्रेब्स साइकिल। जब आप अनाक्सी बोला ग्लाइकोलाइसिस, जब आप ग्लाइकोलाइसिस करा रहे थे तो टोटल कितना मिला? 2 एटीपी। और जब आप आक्सी में आए तो वो होगा क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में मिला टोटल 36 एटीपी पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 है तो इतना मिला, 2 होगा तो गुणा कर लेना, 2.5 होगा तो आप उसना मल्टीपल कर लेना, लेकिन इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, इतना ही आपसे पूछेंगे। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार की जीवधारी है, जैसे हमारे पास फेफड़ा है तो वैसे और किसी के पास कुछ और हो सकता है। तो इसकी लिस्टिंग हमें एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे जो पृथ्वी पर निवास करने वाले स्तनधारी हैं, या पक्षी हैं, या सरीसृप हैं, ये अपनी सांस लेते हैं लंग से। उभयचर में तीनों होगा, फेफड़ा भी होगा, कुलोम भी होगा, त्वचा भी होगा। जब ये धरती पर चल रहे हैं तो फेफड़ा इस्तेमाल करेंगे, पानी में है तो कुलोम इस्तेमाल करेंगे, गिल्स, और जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं त्वचा। बेसिकली जो मेढक है, ये है मछली। कुछ मछलियां फर्जी चक्कर में बाहर कूद जाती थी, समुद्र किनारे आती थी, कूद के बाहर आ गई, और कूद के बाहर आई तो कुछ देर तड़पी और तड़प के फिर पानी में चली गई। एक दिन के माता पिता ने जबरदस्ती लाके बाहर छोड़ दिया, अरे तुम बहुत नाटक कर रही हो, अब तुम आना मत, घर लौट के दरवाजा बंद कर लो इनके लिए। तो वही मछलियां मेढक बन गई। मछलियां वास्तव में, मतलब मेढक कोई नए प्राणी नहीं है, मछली है, उनका एवोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए मेढक में वो सारे गुण आ गए। मेढक ने ईश्वर से कहा होगा देखो हमारे घर वाले हमको बाहर छोड़ दे रहे हैं, तो एक तो गिल्स लेके आया मछली से वो, और जब धरती में रहना शुरू हुआ तो फेफड़ा का डेवलपमेंट कर लिया। दूसरा वो नमी में रहना शुरू कर दिया जाकर किनारे किनारे, तो उसने फिर स्किन का भी इस्तेमाल सीख लिया। इसलिए जितने उभयचर हैं उनकी बड़ी खास बात मेढक की है कि इनमें तीनों क्षमताएं उपलब्ध होती हैं। मैं तो कहता हूं एक आध और दे देना चाहिए था, है ना। बाल से सांस लेने लगते, बस बाल है नहीं उनके पास, है ना, 2-4 फेफड़ा लगा देते, क्या करना था। मछली कैसे है? गिल्स ले रही है। डॉल्फिन और व्हेल क्योंकि स्तनधारी होती हैं। केचुआ, अमीबा स्पेंडल डिफ्यूजन प्रक्रिया करता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। ये देखो मेढक तो त्वचा भी है, लंग्स भी है और गिल्स भी है ना, नॉस्ट्रल कैविटी बोलते हैं इसको। दूसरा केचुआ प्रसाद है। तो केचुआ की दो खास बात ध्यान देना कि इनका सांस ये तभी ले पाएंगे जब नमी होगी, ये कभी भी सूखी मृदा में सांस नहीं ले पाते। ये बात देखा होगा केचुआ कई बार धूल भरी मिट्टी में मिल जाते हैं आपको, तो उसी में लपेट उठते हैं, बहुत सफर कर रहे होते हैं, सफोकेट हो रहे हैं, अगर कुछ दिन इनको नहीं हटाएंगे तो मर भी सकते हैं। इनका एक ही आवश्यकता है कि इनको वेट सॉइल चाहिए, नमी चाहिए, तो ये स्किन का इस्तेमाल करके सांस लेने में सक्षमता दिखाते हैं। दूसरा कुछ जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच सांस लेते हैं स्पेरिकल से, किससे? हाँ, स्पेरिकल्स इस बोलते हैं, अथवा इसको बोलते हैं एयर सैक। तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे इसमें स्पेरिकल्स बने होते हैं, कई सारे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके सांस ले लेते हैं। एक और जीवधारी है जो है मुख्य तौर पर स्पाइडर। तो स्पाइडर के पास ना बुक लंग्स होते हैं। इनके पास जो फेफड़ा है किताबों की तरह है, जैसे आपकी किताबें हैं पन्ने पन्ने बने होते हैं, वैसे इनके फेफड़ों में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पेजेस होते हैं। यानी कि इनका जो लंग्स है वो लाइक ए पेज है, पन्ने की तरह है, इसलिए इन मकड़ियों को कहा गया बुक लंग्स। तो आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण ध्यान देना, ये एक मशीन है जिसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। और इसी स्पाइरोमीटर से हमारी श्वसन दर मापी जाती है ना। जैसे 1 मिनट में हम कितनी बार? 14 से 16 बार सांस लेते हैं, 14 से 16।
अब 60 आमतौर पे हम ध्यान देते नहीं ना, लेकिन जैसे अभी सीढ़ी चढ़ के आओ तो आप उसको 25 बार कर देते हो, क्या हुआ, अब उसके बाद नॉर्मल हो गए तो 12 से 14 से 16 कर लेते हैं। तो कई बार देखो जिनको अस्थमा की समस्या हो जाती है उनको ये दिया जाता है गुब्बारा खेलने के लिए कि आप फूंको तो ऊपर उठाओ, तो जो लाल वाला है कम उठेगा, हरा वाला ज्यादा उठ जाता है। तो एक तरीके से खेल भी है और दूसरा एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ शंख आता है ना, कि सुबह सुबह शंख बजाओ तो फेफड़े पर पूरा फेफड़े प्रेशर होते हैं, तनाव में जाएंगे तो फेफड़ों में जो बलगम जमा है या कुछ इंप्यूरिटीज जमी होती है वो फिर सांस के माध्यम से बाहर आ जाती है। तो ये तरीका है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ बीमारियां हैं फेफड़े से कनेक्टेड, उनको ध्यान देना। जैसे एक बीमारी है एस्बेस्टोसिस, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, यानी हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक फेफड़े की बीमारियां। व्यावसायिक फेफड़े की बीमारियां वास्तव में हमारा जो फेफड़ा खराब होता है उसके पीछे व्यवसाय प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के सिपाही होते हैं, ये जो मान लो आपका नौकरी लग गया, किसी दिन कोई मंत्री जी आ रहे थे तो दरोगा साहब पूरा दिन सड़क पर हैं, आज तो सड़क पर है तो मंत्री की 40 गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं, दन दन दन, तो धूल उड़ेगी, दरोगा साहब लेकिन हटेंगे नहीं, हटेंगे नौकरी हट जाएगी। तो अब ठीक है आपकी दिक्कत नहीं है, जो कि एक ही 2 दिन का मामला है, बट अरे इतना मास्क लोग भगवान जानते हैं मास्क लगाना, फिर जब मंत्री नजर डाल देना कि कौन दरोगा मास्क लगा खड़ा है, तो बोला तो क्या करोगे। मंत्री बहुत बड़ी चीज होती है, आप सरकारी नौकरी में जाइए तो सही, जो ये स्वतंत्रता है जीवन का ना, ये सब बंद हो जाएगा बहुत टफ। अभी तो बड़ा मजा आता है कि नौकरी मिल जाए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जो कर रहे हैं उनको हम देख रहे हैं ना पास से, तो आम बात नहीं है। जैसे कई बार बच्चे मुझे फोन करते हैं छोटी नौकरियों वाले कि सर कहो तो छोड़ दूं, 2 ही तो नौकरी है दुनिया में, या तो डिप्टी एसपी या तो एसपी या तो एसडीएम या तो डीएम, बाकी तो सब नौकरियां हैं जीवन चलाने के लिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बस जाओ लौटो वहां से, जाओ 1-1.5 साल अपना देखो कि हो क्या रहा है, उसका भी अपना, क्योंकि जब आप दरोगा से डिप्टी एसपी बनोगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दरोगा की सारी बातें जान रहे होंगे। तो हाँ भाई, सीधे डिप्टी एसपी बनने वाले बच्चे जो होते हैं उनको जो खांटी दरोगा होते हैं झिला देते हैं। खांटी दरोगा जानते हो ये खांटी दरोगा है हैं? हाँ बेटा, हाँ बैठे बैठे नहीं, खाते खाते निकल जाता है। जो जो चीज आप खाओगे, आलू खाओगे तो आलू की तरह बन जाओगे, बीन्स खाओगे तो बीन्स की तरह बन जाओगे, है ना, जो आप खाओगे वैसे बन जाओगे। हाँ हाँ, घूस खाओ घूस खाओगे तो घूस बन जाओगे। अब जैसे नौकरी है एईडी की, है ना, असिस्टेंट एजुकेशनल अधिकारी का, तो ये भी बहुत बदमाश भाई नौकरी है। इनके पास जो जिम्मा दिया गया है वो दिया गया है कि आप करीब 15-20-50 स्कूलों का आप दिन भर में देखो, इनको सामान्य भाषा में डिप्टी साहब कहते हैं। ये जो प्राइमरी स्कूल है वहां जाएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। ये कई बार औचक निरीक्षण करने के चक्कर में बदमाश हो जाते हैं ये निरीक्षण जब करते हैं तो उसी में कोई इनको मिल जाता है। आपको ऐसा नहीं होना है, ठीक है, आप बहुत अच्छी कैटेगरी में जाएंगे। और तो वैसे ही बीमारी है यहाँ पर, वो है एस्बेस्टोसिस। तो ये एक होता है एस्बेस्टोसिस, तो कोई भी लंग्स से रिलेटेड बीमारी होगी तो इसमें इशू क्या जाएगा, ध्यान रखना। हमने भाई शांत रहो, जब पूछा जाए तो बताओ, सुनोगे तो ठीक रहेगा, लास्ट टाइम में सुन लो, हो सकता है 1-2 सवाल बीड़ी जाए, बैठे हो तो काम कर लो, अरे ठीक है। तो इधर ध्यान दो, अगर हम आपसे पूछें कि फेफड़े का क्रियात्मक इकाई कौन है तो आपका उत्तर होगा एल्वियोली या वाइपोस। तो जब भी कोई लंग्स डिजीज होगी उसका अंतिम असर क्या होगा, एल्वियोली को परेशान करना। तो जो एस्बेस्टोसिस बीमारी है ये होती है, जो चादरें बनती हैं, सीमेंट की चादरें जानते हो, अक्सर गांव में लोग पतरा रखता है ना ऐसे, क्या बोल रहे एल्वे, बेटा वो एस्बेस्टस होता है वैसे, आप चूंकि जो बोलते हो वही बोलते हो एक ये ना, एक ध्यान देना, एस्बेस्टस एक मिनरल है, खनिज है, जो कि रेसेदार होता है। यह एक रेसेदार खनिज है जिसको हम मिला लेते हैं सीमेंट में, और इसी की ढलाई करके हम बनाते हैं सीमेंट की चादरें। तो जो वहां के वर्कर्स होते हैं वो चूंकि जब सीमेंट में पाउडर है, एस्बेस्टस बहुत छोटे छोटे महीन कण होते हैं, तो वहीं पर उनको मिक्स कर रहे हैं, वहीं पर सांस ले रहे होते हैं, तो कई बार उनके लंग्स में यही एस्बेस्टस जाके फंस जाता है। जैसे मान के चलो कि ये इनका वहां के जो वर्कर्स हैं उनके लंग्स की एक एल्वियोली हो गई, और इस एल्वियोली में ही एस्बेस्टस जाके फंस गया ऐसे। अब होगा क्या कि आपने शायद पढ़ रखा है कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, यहाँ O2 आता है और यहाँ से CO2 निकल जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या फंस गया, एस्बेस्टस। तो अब ना तो CO2 बाहर जा पाएगा और ना ही O2 अंदर आ पाएगा। यानी अब क्या होगा कि जो ब्लड की सफाई थी, ब्लड का शुद्धिकरण हो रहा था, वो अब नहीं हो पाएगा। यही समस्या कहलाती है एस्बेस्टोसिस, यानी कि चादर के निर्माण में लगे हुए मजदूर के फेफड़े में एस्बेस्टस के कण फंस जाते हैं, तो उसी को हमने नाम दिया एस्बेस्टोसिस। ऐसे ही बहुत सी बीमारियां हैं जो लंग्स में जाकर के पार्टिकल्स फंसने से हो रही हैं। जैसे एक और बीमारी है जिसका नाम है न्यूमोनोकोनियोसिस, हिंदी में कहते हैं यही बात, न्यूमोनोकोनियोसिस। अब बस आपको ध्यान रखना है क्यों होगा ये। दरअसल जो कोयला खदान में लोग काम करता है ना, जो कोयला के कण फंस जाते हैं तो फेफड़ा काला पड़ जाता है, तो इसी को कहता है न्यूमोनोकोनियोसिस। एक और बीमारी आएगी बेरिलियोसिस, ये होता है जो एरोस्पेस यानी कि जहां हवाई जहाज बनता है या जहां बल्ब का निर्माण होता है वहां पर बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब फेफड़े में बेरिलियम फंस जाएगा तो हो जाएगा बेरिलियोसिस। एक होता है सिलिकोसिस, अब सिलिकोसिस होगा जहां पर बालू की खनाई होगी, क्योंकि बालू का मतलब है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 या सिलिका, तो बालू के कण भी बहुत महीन होते हैं, क्योंकि वहीं पर धूल रही है, वो सांस ले रहे हैं, तो सिलिका जाके कहां बैठ गई, दोनों फेफड़ों में, तो वो सिलिकोसिस हो जाएगा। एक है सिडरोसिस,
सिरोसिस बीमारी उनको होती है जो वेल्डिंग करते हैं। देखा होगा कि वेल्डिंग करते समय धुआं निकलता है, तो वेल्डिंग के दौरान सिरोसिस की समस्या हो जाती है और टिन की वेल्डिंग में स्टेनोसिस हो जाएगा। और अभी देखा गया एस्बेस्टोसिस, हमने समझा था कि जो एस्बेस्टस उद्योग है वहां हो जाता है। एक और है, यह है न्यूमोनाइटिस। अभी न्यूमोनाइटिस कब होगा, इसको भी लिखेंगे न्यूमोनाइटिस। ये होती है उन किसानों को जो मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेती करने वाले किसान, आपने अगर कभी मशरूम की खेती ऑनलाइन देखी होगी तो वहां पर ना, या ऑफलाइन भी अगर देखा होगा तो बहुत मॉइस्चर होता है। और मशरूम वास्तव में फंगस है, मशरूम कुछ अलग तो है नहीं, फंगस से बना हुआ है। तो जहां मशरूम उगता है उसी के ऊपर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा स्पोर। क्या बोलेंगे, स्पोर। और ये स्पोर ही क्या करते हैं कि और नए नए मशरूम बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब ये स्पोर बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ये बहुत माइन्यूट होते हैं, और माइन्यूट होने के नाते ये किसानों के नाक के माध्यम से सीधे फेफड़े में चले जाते हैं। तो जो मशरूम का कल्टीवेशन करेगा उनको बीमारी हो जाती है न्यूमोनाइटिस। अगला कुछ और बीमारियां हैं, जैसे एक है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, जो सिगरेट पीता है अथवा जो दिल्ली में रहता है, नहीं पटना संभला हुआ है, तो आपने सुना होगा एक ऐड आता है, भाई शांत रहो, हरकत करोगे सीधे हम कहेंगे जाओ घर याद करो, चुपचाप सुनो। तो आपने देखा ऐड आता है टॉर, कहता है कि ये देखो नॉर्मल फेफड़ा है, ये है धूम्रपान का फेफड़ा, से दाबता है तो काला काला कुछ निकलता है। तो वास्तव में जो टॉर है वो फेफड़े को काला कर देता है और फेफड़ा धीरे धीरे कैंसर ग्रसित हो जाता है। तो उसी से कनेक्टेड है एम्फाइसीमा। इसको हम एक तरीके से सीओपीडी नामक बीमारी मानते हैं, पूरा परिभाषा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ध्यान देना, ये इस बार के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कारण कि खबरों में ही होती है ये सीओपीडी। जो दिल्ली में समस्या आई है या पटना में जो समस्या आई है, कब, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है ऑन एवरेज 300 प्लस और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 5.0, इन सब की मात्रा भी बहुत हाई हो जाती है। आपने सुना होगा ये सब चीजें, ये PM 2.5 बढ़ा हुआ है, बहुत छोटे आकार के कण है ये। तो इनकी वजह से हमारे लंग्स पर बुरा असर जाएगा। इन सभी को इकट्ठा नाम दिया जाता है सीओपीडी। एम्फाइसीमा डेवलप ओवर टाइम विद एक्सेस एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग। अधिक वायु प्रदूषण अगर हो रहा हो, अथवा कोई व्यक्ति धूम्रपान, जैसे जो रिसर्च है दिल्ली की वो ये है कि दिल्ली में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति 10 सिगरेट डेली पी रहा है, चाहे वो पिए या ना पिए, फ्री का सरकार या वहां के लोग पिला ही रहे हैं। तो मुश्किल है, ये नहीं होना चाहिए, बट अचानक मेरे हिसाब से ठीक भी नहीं होगा। अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो विकासशील की अवस्था है। जब घर में कोई काम लगा होता है तो धूल तो उड़ती ही है, जब काम हो जाएगा, सब काम ठप पड़ जाएगा, तो धूल अपने आप बैठ जाएगी। यही सेम कहानी अमेरिका में भी हुई है, यूरोप में भी हुई है, कोई ऐसा नया नहीं है। अपने यहाँ है क्या ना कि अपने यहाँ जुकाम बुखार एक आम तरीका है। विगत कई महीनों सालों से अमेरिका या यूरोप में किसी लोग जुकाम होता ही नहीं, वहाँ संक्रामक बीमारियां ही नहीं है। जैसे अपने यहाँ धूल उड़ती है, वहाँ पर धूल नहीं उड़ती, वहाँ पर खुला हुआ स्थान घास से ढका जाता है, या घास नहीं है तो उस पर आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जाएगी। कहीं भी खुला स्थान मिलता नहीं है, अपने यहाँ हर जगह खुला स्थान है, कारण कि उतना ध्यान नहीं जाएगा ना उधर। तो धीरे धीरे जब सारे काम हो जाएंगे, जब देखो ये बिल्डिंग सारी बन जाएगी, इधर वो बन जाएगा, ब्लड बैंक बन जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी हम ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, वैसे तो भारत देश गुजर रहा है, तो ये कॉमन सी बात है, फिर भी ठीक हो तो ज्यादा अच्छी बात है। धीरे धीरे ये फेफड़े को, ऊतकों को खास करके प्रभावित करती है, एल्वियोली को नुकसान पहुंचा देती है। एक और समस्या है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। नाम बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया है, इसका प्रभाव होगा। और ज्यादातर ये बैक्टीरिया प्रभावित करती है बच्चों को, और दूसरा बुजुर्गों को प्रभावित करती है। और इसका भी प्रभाव क्या होगा, तो जो एल्वियोली है इसमें मवाद बलगम भर जाएगा, यानी कि फैट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और फैट जब ज्यादा हो जाएगा तो अब जो O2 और CO2 का मामला था वो ब्लॉक कर जाएगा। और यही वजह है कि इनको भी सांस फूलने की समस्या और बुखार जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे चूंकि एक्टिव होते हैं वो बच जाते हैं, बुजुर्ग उतने सक्रिय हो नहीं पाते, ताकत कम रहती है, इसलिए ज्यादातर भारत में मौतें निमोनिया की वजह से भी बुजुर्गों की हो जाती है। एक और बीमारी है आस्थमा। नाम सुना होगा, आस्थमा वास्तव में एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, अर्थात ये हो रहा है फंगस से, और इसमें लंग्स तक प्रभाव नहीं जाता, बल्कि जो हमारी ये ब्रोंकी और ब्रोंकियोल है, पढ़ा था ना आपने, जैसे आप इसको बांटोगे तो ये ब्रोंकी हो जाएगी, और अंदर जाएगा तो ये ब्रोंकियोल हो जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि श्वास नली अथवा श्वसनिका में सूजन आ जाती है। तो जब भाई पहले इतना बड़ा इलाका था हवा जाने के लिए, और अब सूजन आ गया तो पूरा क्या हो गया, बंद हो गया, ये हालत बन गई। तो अब जब आप कोई सांस लेगा तो उसको बहुत तेज से खींचना पड़ेगा। तो यही जो सूजन है ये सांस लेने में बाधा पैदा कर देती है, सांस लेने में बाधा उत्पन्न करती है, जिसी को हम अस्थमा नाम देते हैं। इसमें भी बुखार आ जाएगा। और अस्थमा की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिंदगी भर रहता है, अगर ये एक बार आ गया तो मरने के बाद ही जाता है, इसलिए बड़ा ही खतरनाक है। एक मिनट रुकना, नहीं कोई चांस ही नहीं है, दवा है, रिहेबिलिट तो कर ही रहा है, बट ठीक नहीं होता। अगर आप युवा हैं तो ठीक हो जाएगा। तो यहीं पर हमने जीव विज्ञान का जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला सिस्टम था उसे कवर कर लिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। टॉपिक का नाम है सेल यानी कि कोशिका। इसको कैसे लगाओ भाई, पीडीएफ तो मैं ना भेजा हूं, एक सेकंड। अच्छा पीपीटीएक्स में लगा दिया हो, इसको पीडीएफ में कौन लगाओ, कर दियो, ठीक। चलिए तो अगला इसको ठीक करना, ठीक।
इसका नाम है कोशिका विज्ञान, इसे कहते हैं साइटोलॉजी। तो सेल या साइटोलॉजी। जब बायोलॉजी का पेपर टफ करना होगा तो वो कोशिका से सवाल खड़ा करना शुरू कर सकते हैं। आपको लगभग 1 या 2 सवाल दोनों परीक्षाओं में, एईडी और दरोगा में मिल सकता है। तो हमने इसको बहुत ही क्रिस्पी डिजाइन कर रखा है जिससे कि आपका काम बन जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं और ध्यानपूर्वक सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, कोशिका में 70 से 90% पानी है, 10 से 15% प्रोटीन है, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड है, बाकी कार्बोहाइड्रेट लिपिड 2 से 3% होता है और 1% में थोड़ा सा कुछ आयन होते हैं जो इसकी रचना को पूरा करते हैं। यानी अगर इसके हम परसेंटेज को देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पानी, फिर क्या है 10 से 15 प्रोटीन और फिर क्या है न्यूक्लिक एसिड। तो एग्जाम में ये क्रम से पूछा सकता है कि कोशिका की रचना किससे हुई है। अब दूसरा से पूछ सकते हैं कि कोशिका का सामान्य परिचय बताओ और इसका अध्ययन कैसे हो सकता है। तो अगर हम इसके सामान्य परिचय की चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है और इसे केवल सूक्ष्मतम इकाई ही नहीं कहते बल्कि इसको क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के जो ये कोशिका है, इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है और इन्हीं ऊतकों से मिलकर के अंग बनता है और इन्हीं अंगों से मिलकर के पूरा का पूरा शरीर का विकास होता है। अतः शरीर का जो सबसे छोटा हिस्सा हो गया वो कोशिका हो गया। इतनी बात हम सामान्य रूप में जानते हैं। अब कोशिका को हम अगर बांटें तो दो तरह से, जैसे इस धरती पर 2 ही प्राणी हैं, या तो एनिमल या तो प्लांट। हालांकि एक और मामला है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अगर हम कोशिका को सामान्य तौर पर बांटें तो 2 हैं, एक है एनिमल सेल और दूसरी है प्लांट सेल, यानी कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका। बहुत साल पहले यानी कि साल 1664 के आसपास एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, इन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया जो कि वास्तव में एक मृत पादप कोशिका थी। अर्थात पहली बार जब कोशिका का पता चला तो एक मृत पादप कोशिका थी और रॉबर्ट हुक ने इसे अपनी बुक, नाम था माइक्रोग्राफिया, इसी बुक में पहली बार कोशिका का एक सामान्य परिचय दिया कि कोशिका होती क्या है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को एक संज्ञा दी गई, इन्हें कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक मान लिया गया, पिता मान लिया गया। बट बाद में क्या हुआ कि कोशिका पर और अधिक रिसर्च हुए और एक और वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एक और नया नाम आया और वो नया नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया और पहली बार इन्होंने 1674 के आसपास ये बात बताई और इन्होंने जो जीवित कोशिका हासिल की वो तालाब के जल से हासिल की थी। तो अतः कोशिका की जो समझ विकसित हुई वो इन 2 लोगों से शुरुआत हुई, एक तो रॉबर्ट हुक और एक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हालांकि इनके बाद भी 2 प्रमुख वैज्ञानिक हैं, एक है मैथियस लाइडेन और एक है थियोडोर स्वान। तो 2 लोग और आए, मैं अगर इसे और आगे बढ़ाऊं पेज को तो इसी परिचय को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 और लोग मिल रहे हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो एक शब्द आया कोशिका का सिद्धांत। तो इसका जो प्रतिपादन है वो 2 लोगों ने किया, एक है मैथियस लाइडेन और एक और नाम है थियोडोर स्वान। इन 2 लोगों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इसे पूरा न कर पाए। कोशिका सिद्धांत को पूरा किया गया किसी और व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो इन दोनों ने मिलकर के, यानी कि एक ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और एक ने इसे पूरा कर दिया। इन दोनों ने मिलकर के इस पूरे सिद्धांत में, जो कि हम जान रहे हैं, इसमें कुल 4 बातें जोड़ी, यानी कि शुरुआत के 3 पॉइंट जोड़े गए प्रतिपादन के द्वारा और लास्ट का 1 पॉइंट जोड़ा गया, 4th नंबर वो जोड़ा गया विर्चो के द्वारा। तो शुरुआत के जो 3 पॉइंट थे, इनमें से पहला पॉइंट था कि कोशिका सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और यही क्रियात्मक व संरचनात्मक है, क्रियात्मक व संरचनात्मक है। दूसरी बात जो जोड़ी गई इस लाइन में वो दूसरा पॉइंट रहा और कहा गया कि कोशिका की संख्या होती है और इसके अनुसार 2 प्रकार के जीवधारी हैं, एक होते हैं एकल कोशिका वाले और दूसरे होते हैं बहुल कोशिका वाले, एकल और बहुल। तीसरी बात जो पॉइंट में जोड़ी गई उसे कहा गया कि कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं और यही जीवन का आधार है, यही जीवन का आधार है। यानी कहा गया कि जब तक जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहेंगी तब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। जिस दिन ये कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाएं बंद हो जाएंगी उस दिन हम प्राकृतिक रूप में मर जाते हैं। यानी कि जो डेथ की परिभाषा है वो यही है कि द स्टॉप ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। शरीर की सभी कोशिकाओं में जब जैव रासायनिक क्रियाएं बंद हो जाएंगी तो मौत है वो। चौथी बात ये लोग नहीं कह पाए तो इसे पूरा किया गया और कहा गया कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म
अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, कोशिका के विभाजन से होता है। और इसी को कहा गया, इस सिद्धांत को नाम दिया गया ओमिनी सेलुला ओ सेलुला। एक वर्ड आया ओमिनी सेलुला ओ सेलुला। तो ये रहा एक कंप्लीट कोशिका सिद्धांत। तो हमने अभी तक कोशिका में जाना कि कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। दूसरा जाना कि कोशिका हमारी शरीर में विभिन्न ऊतकों और अंगों का विकास कर रही है। फिर हमने जाना कोशिका दो प्रकार की है, जंतु और पादप। फिर हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा, दूसरे ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया, मैथियस स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत बताया और बिरचो ने इसे पूरा किया। तो अब चूंकि हम ये जान गए हैं कि कोशिका वास्तव में दो प्रकार की है, एक है जंतु और एक है पादप। तो यदि मैं इसके प्रकार को देखूं और ऐसे बांटूं तो एक होगी जंतु कोशिका और एक होगी पादप कोशिका। ये दो है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यदि मैं पादप कोशिका के चित्र को समझाऊं, हल्का सा ध्यान देना, तो सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है ये होता है सेल वॉल, या इसे कहते हैं भित्ति। थोड़ा और अंदर चलेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं झिल्ली। वहीं अगर हम जंतु कोशिका के देखें तो यहां पर हमें झिल्ली ही मिलती है, यहां भित्ति नहीं मिलती, तो ये हो जाएगा झिल्ली। थोड़ा और अगर प्रवेश करते हैं अंदर तो यहां पर एक बड़ा सा हिस्सा दिखता है जिसमें पानी भरा है, इसे कहते हैं रिक्तिका या बैक्यूल या रसधानी। वही बैक्यूल या रिक्तिका रसधानी यहां ढूंढे तो बहुत छोटे छोटे हैं इस तरह से, तो ये भी कहलाते हैं रिक्तिका। क्लियर हो गया? ठीक। थोड़ा और प्रवेश करें तो यहां पर हमें एक हिस्सा दिखता है, ये है केंद्रक। सेम वही बात हमें यहां भी दिखती है बीच में। तो हमने देखा कि एक दिख गया यहां पर केंद्रक और यहां भी केंद्रक दिखा, बस अंतर इतना दिख रहा है कि एक का बिल्कुल बीच में है और एक का किनारे किनारे में है। खैर, और आगे चलते हैं। यहां पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दी, यहां भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रही है, बट अंतर यह है कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया कम है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो यहां पर कुछ हिस्सा हमें और दिखाई दे रहा है, यह है प्लास्टिड, जिसे हम कहते हैं लवक। बट यहां पर कोई लवक नहीं है, लवक पाया ही नहीं गया। थोड़ा और अगर प्रवेश कर रहे हैं तो हमें दोनों में कुछ लिक्विड दिखाई दे रहा है। ये जो द्रव है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। यहां भी हमें कोशिका द्रव्य दिखाई देगा, इस तरह से देखेंगे तो ये भी हो जाएगा कोशिका द्रव्य। तो इस तरह से जो बेसिक बेसिक हमें समझ पकड़नी थी हमने चित्र में देखा। अब इसी के आधार पर दोनों में यदि हम अंतर ढूंढना शुरू करें तो बहुत सारे अंतर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे यदि मैं इसे दो हिस्सों बांट लूं इस तरह से, और एक तरफ लिख दूं प्लांट सेल और एक तरफ लिख दूं एनिमल सेल, और यहां लिख दूं पार्ट यानी कि भाग, और आपसे मैं सवाल करते चलूं तो आपका सिंपल सा उत्तर होगा। जैसे पहला सवाल है भित्ति का, तो क्या यहां है बट यहां नहीं है, जैसे बंद करते हैं सवाल को। दूसरा सवाल है झिल्ली का, यहां है लेकिन कौन सा नंबर है, यहां पर और फर्स्ट और एक ही है, ही बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड बताना, यहां है बट यहां नहीं है, यहां पर भी एक में नहीं है जिसका नाम है फंगस। फंगस एक अपवाद है जिसमें नहीं होता लवक। जैसे आपने देखा कुकुर देखा ना, या मशरूम, तो मशरूम कभी हरा नहीं होगा, व्हाइट, तो वो अपवाद है, ध्यान रखना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केंद्रक देख करके बताना, यहां पर किनारे है, यहां पर बीच में हो गया। थोड़ा और बढ़ते हैं। रिक्तिका देख करके बताना, यहां एक और बड़ी है, ये तो है पानी भरा ना बड़ा सा, बट यहां पर कई है लेकिन छोटी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जरा देखो, दोनों में दिखी तो है लेकिन अंतर है ना, इसमें है लेकिन कम है, इसमें है लेकिन ज्यादा है। और एक लास्ट बता देते हैं, संग्रहित भोजन देख लेते हैं। संग्रहित भोजन, तो ध्यान रखिएगा जो प्लांट सेल हैं ये संग्रहण करती हैं फैट व स्टार्च का, और जो एनिमल सेल हैं ये संग्रहित करती हैं फैट व ग्लाइकोजन का। तो बस अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो अपने एग्जाम में यहीं से पूछेगा, यहां तक कि यूपीएससी तक के एग्जाम में यहीं से पूछता है, बाहर से पूछ नहीं सकते वो, कारण यही है ही अंतर एनिमल और प्लांट सेल में। तो अब ये हमने जो डिजाइन देखी, ये जो हमने अंतर देखा, इस आधार पर हम चल रहे हैं आपको पढ़ाने कोशिका की संरचना। देखा जाए कि कोशिका कैसे बनी है, उसके भीतर क्या पाया जाता है। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है कोशिका की संरचना। कोशिका को 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है, एक एक करके हम हर एक भाग को देखते हैं। पहला है कोशिका का आवरण,
इसमें दो हिस्से हैं, एक है कोशिका भित्ति, दिख रहा है, ये केवल कहां पाई गई, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये केवल पादप में है। दूसरी बात प्रथम परत है। तीसरी बात ये मृत होती है, इसमें जीवन नहीं होता, और मृत होने के नाते यह पूर्ण पारगम्य में होती है, अर्थात इससे कुछ भी आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मृत है तो कोई एक्शन नहीं दिखा पाती। कोशिका भित्ति सभी तरह के पादपों में होती है। जैसे अगर आप बड़े पादप की बात करोगे तो इसमें बनी होती है ये सेलुलोज की, इसकी बनी है सेलुलोज की। इसके अलावा बड़े पादप के साथ साथ यदि हम बात करें शैवाल की, तो शैवाल भी पादप में ही आते हैं, इसमें भी ये बनी होती है सेलुलोज की। बट ध्यान रखने वाली बात है, कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु कवक में ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी है? काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति होती है, और यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, या इसी कहा जाता है न्यूमेरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अर्थात कोशिका भित्ति 4 स्तर पर दिखाई दी। बड़े पादप यानी कि आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद में बनी है ये सेलुलोज की, शैवाल में बनी है सेलुलोज की, लेकिन कवक में काइटिन और बैक्टीरिया में न्यूमेरिक एसिड। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, दूसरा जो हिस्सा है वो है इस आवरण में कोशिका झिल्ली। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। और आपको भली भांति पता है कि कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, यानी कि जंतु में भी और वह पादप दोनों में पाई जाती है। दूसरी खास बात क्या है कि कोशिका झिल्ली जीवित होती है, इसलिए जीवित होने के नाते ये अर्धपारगम्य कैसी हो जाएगी? अर्धपारगम्य हो जाती हैं, और इसलिए इनको हम चयनात्मक गुणों वाला मानते हैं। किस रूप में? चयनात्मक गुण के रूप में मानते हैं। कोशिका झिल्ली की एक और खास बात है, वो ये है कि अगर इनका हम बनावट देखेंगे तो इनकी बनावट दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो प्रोटीन और प्लस में वसा यानी कि लिपिड, वसा यानी कि लिपिड, इन दो चीजों से मिलकर के बनती है कोशिका झिल्ली। तो भित्ति और झिल्ली का कॉन्सेप्ट संपन्न हुआ। जब हम कोशिका के और भीतर प्रवेश करेंगे तो हमें मिलेगा रिक्तिका, दिखा, या कहते हैं रस धानी। और रिक्तिका के भीतर आप झांक के देखोगे तो मिलेंगे कोशिका के अंग। क्या मिलेंगे? कोशिका के अंग, या कोशिकांग कहलाते हैं। किसी भी कोशिका में 3 तरह के अंग होते हैं, बिल्कुल एकदम। अगर आप ऐसे स्पष्ट लिखते चले गए कॉपी में और इनको याद कर लिए तो मैं केवल उतनी ही बात कर रहा हूं जितनी काम की है। बस आप नोट्स बना लीजिए, मैं वादा कर रहा हूं कि इसके आसपास ही एग्जाम में आएगा। अब मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूं, हल्ला फर्जी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं 90 जरूर बोल रहा हूं कि आप 80 से 90 के बीच रहोगे। तो बस आप इसको कोशिश कीजिएगा, हर स्तर पर प्रयास करिए, है ना। तो खैर, कोशिका के अंग 3 तरह के हैं। कुछ अंग होते हैं दोहरी झिल्ली वाले, कुछ अंग होते हैं एकल झिल्ली वाले, और कुछ अंग होते हैं बिना झिल्ली वाले। तो एग्जाम में यहीं से सवाल बनना शुरू हो जाएगा कि तीनों कि कौन कौन से हैं। तो दोहरी झिल्ली में 2 आते हैं, एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आता है लवक यानी कि प्लास्टिड। फिर हम एकल झिल्ली की बात करते हैं, तो एकल झिल्ली में एक आएगा अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसे कहा जाता है ER। दूसरा आता है गाल्जी का या गोल्जी बॉडी, और तीसरा आता है लाइसोसोम। तो ये 3 ऐसे नाम हैं जो हमेशा एकल झिल्ली में होंगे। बिना झिल्ली वाले भी होते हैं। बिना झिल्ली में आता है एक राइबोसोम और एक आएगा सेंट्रोसोम। तो 2 याद रखना है, राइबोसोम और दूसरा सेंट्रोसोम। तो इस तरह से 5, 2, 7 अंग हैं, 2 दोहरी झिल्ली के, 3 एकल झिल्ली के और 2 बिना झिल्ली के। अब तीसरा जो बंटवारा होता है कोशिका में वो होता है केंद्रक। केंद्रक को बेटा दोहरी झिल्ली से नहीं कहेंगे, हम हर चीज बताएंगे, क्योंकि बीच से कटा रहता है वो, रेगुलर पैटर्न की झिल्लियां नहीं होती उसमें, बीच में केंद्रक स्पोर पाए जाते हैं। क्योंकि केंद्रक मेन हिस्सा है उसे अलग से हम पढ़ते हैं, और केंद्रक के भीतर ही अध्ययन किया जाता है गुणसूत्र, DNA और RNA। तो किसी भी कोशिका को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है। यहां पर हमने भित्ति और झिल्ली देख ली है, अब हम प्रवेश कर रहे हैं रिक्तिका में यानी कि वैक्यूल में। तो वैक्यूल या रिक्तिका की अगर बात करें या हम रिक्तिका की बात करें तो पहली बात, यह एक कोशिका का निर्जीव अंग है, भाग है, जिसमें पानी होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा है, 90% स्थान कौन घेरता है? वैक्यूल। अमीबा में उत्सर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बाह्य भाग झिल्ली से बना होता है, जिसे क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। तो मे भी एग्जाम पूछ ले कि रिक्तिका की बाह्य झिल्ली को क्या बोलते हैं। तो जो ये चित्र आपने देखा था अभी यहां पर, ये देखा था ना, तो जो ये है इसको क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। और जैसे आप वैक्यूल में प्रवेश करोगे तुरंत आपको ये सारे अंग मिलेंगे, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले। फिर से बोलना, क्या नाम है? अंतःपरिजालिका, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो हम एक एक करके सब पर विचार करेंगे। पहला हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 3-4 बातें हमें समझनी है। पहला तो ध्यान रखना है कि इसका थोड़ा सा परिचय हासिल कर लिया जाए। तो परिचय में पहला है यह दोहरी झिल्ली है। परिचय में दूसरा है कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर C6
H12O6 प्लस O2 का रिएक्शन होगा और बन जाता है ATP प्लस H2O प्लस CO2। तो ये बन रही है ऊर्जा। तो जहां ऊर्जा बनेगा उसी क्या कहोगे आप? पावर हाउस कहोगे। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि इनके खोजकर्ता आदि के बारे में बताओ। तो खोजकर्ता में 2-3 नाम याद रखना है। एक नाम याद रखना, अगर आपसे एक वर्ड है कि प्रारंभिक खोजकर्ता, तो ये होते हैं रॉबर्ट कोलिकर। क्या होंगे? रॉबर्ट कोलिकर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक व्याख्याकर्ता, एक वर्ड आएगा व्याख्याकर्ता, तो व्याख्याकर्ता में नाम आएगा रिचर्ड अल्टमैन। और अगर आपसे पूछा जाए नामकरण, तो नाम आएगा कार्ल वेंडा। कार्ल वेंडा, इतना ध्यान रखना। प्रारंभिक खोजकर्ता रॉबर्ट कोलिकर, व्याख्याकर्ता रिचर्ड अल्टमैन, नामकरणकर्ता कार्ल वेंडा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपसे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना से सवाल उठाया जा सकता है, तो थोड़ा सा समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली वाला माना जाता है। इसकी बाहर की झिल्ली जो काफी चिकनी होती है, बाह्य झिल्ली। थोड़ा अंदर चलेंगे तो इस तरह से उभरी उभरी सी झिल्ली होती है, ये कहलाती है आंतरिक झिल्ली, जो कि बनी कैसी है? अंगुली नुमा है, अर्थात थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी है। ये जो मुड़ा हुआ स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्रिस्टी। थोड़ा और अंदर चलते हैं। अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम द्रव्य मानते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल द्रव्य मान सकते हो, कोशिका द्रव्य कुछ भी कह सकते हो। यदि हम और पास में देखें तो इसमें डीएनए पाया जाएगा, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमडीएनए। और यही जो होता है आनुवांशिक रोग का कारक बनता है। दूसरा, इसमें एक और हिस्सा आपको दिखाई देगा जिसे कहा जाता है ऑक्सीसोम, या इसको बोलते हैं F0F1 कण। F0F1 कण कहेंगे। और यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। एक और खास आपको हिस्सा दिखाई देगा, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। ये जो डॉट्स हैं ये वास्तव में राइबोसोम, राइबोसोम। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द आएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होगा एमडीएनए प्लस राइबोसोम प्लस ऑक्सीसोम, यानी कि अंदर में जितना हिस्सा है सबको अगर इकट्ठा कर लें तो क्या नाम आएगा? मैट्रिक्स नाम आएगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जब बहुत ओपन करके देखा गया तो हमें 2 चीजें मिल रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या, उसे देखते हैं। एक तो हमें दिखाई दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, और दूसरा दिखाई दिया माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है। राइबोसोम जहां भी होगा इसे कहा जाता है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, और डीएनए जहां पर होगा ये होता है प्रोटीन निर्माण का नियंत्रण करता। बात को समझना हमेशा कि डीएनए कितना प्रोटीन बने वो बताएगा, और राइबोसोम प्रोटीन बनवाएगा। क्योंकि यहां पर दोनों है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त अंग। क्या बोलेंगे? अर्ध स्वायत्त अंग की संज्ञा दी जाती है। तो ये रही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला टॉपिक है प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं हरित लवक। अब ये क्या है? तो इसका अगर हम परिचय देखें तो प्लास्टिड ये केवल कहां मिला था? पादप में, जंतु में नहीं है। तो पहला परिचय हो गया कि केवल पादप में। दूसरा परिचय हो गया खोजकर्ता, नाम है अर्नेस्ट हैकल, व्याख्या WS सिंपर, WS सिंपर। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। जिनमें से बात तो तीनों की समझनी है, लेकिन जो सबसे मेन है वो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इसको थोड़ा सा जानते हैं फिर आगे बढ़ा जाए। तो इस हरित लवक की दुनिया को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। वास्तव में हरित लवक को हम अलग से इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डीएनए था, खुद का राइबोसोम था, वैसे हरित लवक में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। इसीलिए इनको हम अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। तो पहला जो हरित लवक में हम परिचय लेंगे, हरित लवक। ध्यान देना, इसके खोजकर्ता अगर आपसे पूछे जाए तो आपको बताना है WS सिंपर। दूसरा बताना है कि इसमें
स्वयं का डीएनए व राइबोसोम है, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, अर्ध सोई। सो रहे हो भाई? तेरा स्वयं का बेटा, किसी चीज को इस तरह से पढ़ना हर किसी की बुद्धि की बस की बात नहीं है। न पढ़ाना न पढ़ना। मुझे बहुत आसान तब हो जाता जब मैं पीछे भी टाइप लाता और रगड़ते निकल जाता। ये शाम को ना काम ना करेगा मेरा ये दोनों हाथ, क्योंकि जो सेल टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ये कम से कम 7-8 कक्षाओं में होता है। और अगर आप कॉपी लेके बैठे होंगे, एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ पूरी कॉपी का कि एक्स्ट्रा हो जा रहा, बात की बात है। तो इसका उद्देश्य यह है कि हमारी भी क्षमता है और प्लस आपके अंदर बूता होना चाहिए इसका मजबूत, कि आप इसे सुनो और सुन करके हजम करने का ताकत दो। सर मजा आ रहा है आना चाहिए। देखो सच्चाई बताएं, जो आपने टॉनिक बैच किया है उसमें से जब आप एग्जाम आएगा देखना 100 में से, मैं दावा कर रहा हूँ, खान सर ने जो भी दावा किया वो किया होगा, मैं पूरा तो मैं नहीं बोल सकता, मैं दावा कर रहा हूँ कि उस टॉनिक बैच में 100 में से ऑन एवरेज 75 से 85 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। अब सवाल मिलने की बात नहीं है पगला, आपके लगाने की बात है। क्या लगता है आपको कि जितने लोग टॉनिक में बैठे थे सब दरोगा हो जाएंगे? लेकिन ये सच्चाई है कि उसी में से हो जाएंगे, ये भी सच्चाई है ना, उसी में से होंगे। तो अब जितने बजा रहे हैं ये सब हो जाएंगे चलिए जितने नहीं बजा रहे हैं ताली, ये भी हो ही जाएंगे, है ना? है? बस आप नोट्स बना लेना इसका, है? टॉनिक वाले का क्या किया आपने? पीडीएफ मिला है? तो एक काम करना, मेरी बात मानना कि उस पीडीएफ का आप छोटा करा के निकलवा लेना, अगर पैसा होगा तो। अच्छा मिल गया है? दिखाना जरा। अच्छा हाथ में दे दिया गया? अरे ये सर ने दिलवाया है, 500 है इसमें। अच्छा अलग अलग है, मतलब अद्भुत है। लीजिए 1500 इसमें, अभी पर मिलेगा कल। अच्छा इसी में तो सर इधर अधिकारी लोग भी हैं सर, नमस्ते तो दाब के लगे रहिए, होगा। देखो भाई असलियत में अगर आप पढ़ दिए तो कोई नौकरी ऐसी है नहीं जो मिले ना। और जब कोई फर्जी वादा करे, जैसे जितने लोग बैठे हो इसमें 90% तो असलियत में ही बैठे हो, नहीं 10 हो सकते हैं मतलब मैं सब तो नहीं कह सकता ना, अपवाद तो रहते ही हैं। हाँ जी क्या कर रहा है? हाँ 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 लड़का समझदार है ऐसे ही प्यार से ना अपने फरियादियों से भी बोलना। ये दरोगा बनने के बाद डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? जनता मान लो उनके पास जाती है, डांट के बोलते हैं आप लोग भी ऐसे करोगे ना? ना प्यार से। रिप्रोडक्शन से बेटा सवाल नहीं आएगा। पूछ रहा था क्या ये? चलिए वापस आइए, आराम मिला? तो इसमें क्या है, स्वयं का डीएनए और आरएनए है। अब ध्यान गुसान, हरित लौह का काम क्या है? तो कार्य है प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाना या संपन्न कराना, सबसे मेन काम है। तो जब हम कभी हरित लवक का फिगर देखते हैं तो कुछ वो ऐसे होता है राउंड फिगर में, जिसमें कुछ ऐसी डिजाइन पाई जाएंगी ऐसे, और साथ ही साथ इसमें ये द्रव भरा होता है ये। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हमें नाम दिया हरित लवक। तो ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा हिस्सा, इसे कहते हैं ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। और अगर हम एक की बात करें इंडिविजुअल एक, तो जो एक हिस्सा है इसे कहा जाएगा ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। तो जो पूरा है वो है ग्रेना, पूरी बिल्डिंग ग्रेना, और एक बिल्डिंग ग्रेनम। अब और पास आते हैं, जब बिल्डिंग को और जैसे मान बहुत सारा हो गया तो इसमें से एक हिस्सा ये कहलाता है थैलोक्वाइड। थैलोक्वाइड। थोड़ा और पास चलेंगे, अंदर में जूम करेंगे तो इस थैलोक्वाइड में से छोटे छोटे हिस्से दिखाई देंगे, और ये हिस्से कहलाते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम। और जो क्वांटासोम है इसे हम कहते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हरित लवक की। तो ये हो जाएगी हरित लवक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ये क्वांटासोम। और क्वांटासोम के जब भीतर जाएंगे इसके भीतर तो मिलेगा क्लोरोफिल। क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है। तो वास्तव में क्लोरोफिल सबसे छोटा है। जब भी क्लोरोफिल आपके दिमाग में हिट करेगा याद रखना इसका काम होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करती है। जब सूरज का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है ना तो क्लोरोफिल उसको बुलाती है कि ऐसे पकड़ लेगी जिससे कि गर्मी बढ़े। एग्जाम में पूछा गया है इसका काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना। तो ये हो गया ग्रेना। अब ध्यान दो, जो ये द्रव आपको दिखाई दे रहा है, द्रव रचना, ये होती है स्ट्रोमा। क्या होगी?
स्ट्रोमा। इसे हम हरित लवक का कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे कोशिका में द्रव्य होता है वैसे ये हरित लवक का द्रव्य होता है। और इस स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। और जो ग्रेना है यहां होता है लाइट रिएक्शन। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ सकता है कि ग्रेना में कैसी अभिक्रिया? लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां से एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने दो और अभी दिया था, एक था वर्णी लवक और एक था अवर्णी। वर्णी लवक का काम होता है रंग प्रदान करना, और अवर्णी लवक आमतौर पर सफेद होते हैं, व्हाइट कलर के। और ये तीन होते हैं, एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एक होते हैं एलियोप्लास्ट, एक होते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च रखते हैं, अपने अंदर संग्रहण करते हैं। एलियोप्लास्ट वसा का संग्रहण करते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि अवर्णी लवक वहां होगा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य के प्रकाश से दूर रखने का प्रयास इसे किया जाएगा। तो या तो मिट्टी के नीचे यानी कि जड़ों में होगा, या तो ऊपर होगा तो फलियों के रूप में होगा, यानी कि दाल में या तिलहन जैसी चीजों में। क्योंकि स्टार्च आलू हो गया, स्टार्च मतलब आलू, वसा मतलब तिलहन, और प्रोटीन मतलब दलहन यानी कि दाल। तो इन तीनों के प्रकार हैं जो अवर्णी लवक में शामिल किए जाते हैं। तो ये रहा लवकों की दुनिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इन ऐसे हिस्सों में जो एकल झिल्ली वाले हैं। क्या क्या था? एंडोप्लाज्मिक, गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम। तो पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, इनके खोजकर्ता का नाम है के.आर. पोर्टर। क्या नाम है? के.आर. पोर्टर। दूसरा, इसका अगर हम परिचय प्राप्त करेंगे एंडोप्लाज्मिक, तो यह केंद्रक के पास मौजूद है, केंद्रक को सपोर्ट करता है। तीसरा, इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। चौथा, इसे कोशिका का राजपथ कहते हैं, कोशिका का राजपथ कहा जाता है। क्योंकि जैसे मान के चलो कि ये कोई कोशिका हो गई और ये हो गया केंद्रक, तो इसी केंद्रक के चारों तरफ ऐसे ये अंतःप्रद्रवी जालिका फैली होती हैं। तो ये तो इसलिए इसको क्या किया गया? सपोर्ट। ये चारों तरफ फैली है तो क्या हो रहा है? सपोर्ट मिला है। दूसरा, अगर दूसरी कोई कोशिका होगी तो इसका भी केंद्रक होगा, और इसके केंद्र के चारों तरफ फिर क्या होंगी? अंतःप्रद्रवी जालिका होंगी। तो जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कुछ आदान प्रदान करना होगा तो उसके रास्ता कौन बनाएंगे? एंडोप्लाज्मिक। तो जो राजपथ कहा गया इसलिए कहा गया कि इसका मतलब है कि कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रफ ईआर और एक होती हैं स्मूथ ईआर, आरईआर और एसईआर। इसकी खास बात है कि इसके साथ मौजूद होता है राइबोसोम। राइबोसोम उपस्थित है, और जहां भी राइबोसोम उपस्थित होगा वहां क्या बनेगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। और यहां पर ध्यान देना, राइबोसोम उपस्थित नहीं है, और राइबोसोम जब नहीं है तो यहां पर निर्माण होगा लिपिड का, लिपिड या वसा का, या वसा का निर्माण होता है। तो ये कुछ खास बात रही आरईआर और एसईआर में। एसईआर में एक और खास बात है कि ये डिटॉक्स का कार्य करता है, अर्थात जब बॉडी में जहर आ जाता है तो एसईआर उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि इंसान मरने ना पाए। अब वही बात है, ज्यादा खा लिया तो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली अगर बॉडी में पॉइजन आया है तो एसईआर उसको डिटॉक्स करता है, उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। अगला हिस्सा था गोल्जी बॉडी। इसकी जो खोज करता है वो है कैमिलो गोल्जी। और अब अगला जो परिचय होगा इसका वो ये होगा कि गोल्जी काय भी केंद्र के पास मौजूद है, केंद्र के पास मौजूद है, और एक थैलीनुमा रचना है, थैलीनुमा रचना है। तो सवाल है कि इसका काम क्या होने वाला है? तो इसका कार्य है कि ये प्रोटीन की पैकिंग करता है, प्रोटीन की पैकिंग करेगा। और दूसरा, प्रोटीन में आवश्यक बदलाव करता है, प्रोटीन में आवश्यक बदलाव करेगा जो इसको लगता है। इसीलिए इसे कई बार हम यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर अथवा पुलिस के नाम से जानते हैं, ट्रैफिक हवलदार जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, इस कैटेगरी में पूछा जाएगा। अगला हिस्सा है लाइसोसोम। इसकी खोज करता है, बताओ जरा, सी.डी. डुबे। सी.डी. डुबे। इसका परिचय ध्यान देना, जब भी लाइसोसोम का निर्माण होगा हमेशा वो गोल्जी बॉडी से होगा, ज्यादातर, बहुत रेयर केस में वो निर्माण होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो परिचय है वो ये है कि इसका जन्म या निर्माण, इसका निर्माण गाल्जी काय से होता है। दूसरी खास बात यह है कि इसका कार्य है कोशिका में मौजूद जैविक अपशिष्ट को समाप्त करना, जैविक अपशिष्ट को नष्ट करना, और उद्देश्य क्या है? साफ सफाई करना, अर्थात कोशिका में कोई दिक्कत ना आने पाए। और इस पूरी साफ सफाई के लिए ये इस्तेमाल करता है एक पावरफुल एंजाइम, है ना, इसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसके द्वारा
ये ऐसा काम कर पाता है कि कोशिका में कुछ भी खराब चीज है, मरा हुआ है, तो वो बायोलॉजिकल वेस्ट कहलाएगा, और उस बायोलॉजिकल वेस्ट को खत्म करना है तो मुख्य भूमिका लाइसोसोम की है। अब सवाल है कि कई बार लाइसोसोम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि अगर हम लाइसोसोम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो लाइसोसोम कई बार अपना नियंत्रण खो बैठता है, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो इस समय इसे कहा जाएगा सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली नाम देते हैं। और वास्तव में इसके सुसाइड बैग बनने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रेरणा, तो ये बनेगा सुसाइड बैग, और ये फिर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। और अगर पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा तो खुद थोड़ी बचेगा, खुद भी नष्ट हो जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस की संज्ञा दी जाती है। तो ये रही बात इन तीनों की, एंडोप्लाज्मिक, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और लाइसोसोम एज ए सुसाइड बैग। अब हमारे पास दो और बचे हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। अगर हम राइबोसोम के खोजकर्ता की बात करें तो वो हैं जॉर्ज ई पैलेडे। पता है, ये होते हैं जंतु में, एक और नाम मिलेगा और रॉबिन्सन व ब्राउन, ये मिलते हैं पादप में। ये दो नाम ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ए पैलेडे मिलेंगे जंतु में, रॉबिन्सन ब्राउन मिलेंगे पादप में। इसलिए राइबोसोम का अगर हम परिचय प्राप्त करें तो पहली बात तो इसे कहा जाता है पैलेडे कण। क्यों ऐसा कहा गया? पैलेडे ने इसके बारे में बताया, छोटा छोटा होता है इसलिए पार्टिकल है ये। दूसरा, इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। एक और परिचय इसका है, वो है इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वास्तव में कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं उनके भीतर है। जब आप कभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होंगे तो देखा था, वहां पर ये था। जब आप हरित लवक पढ़ रहे थे तो भी वहां पर था ये। जब आप अभी रफ ईआर पढ़ रहे तो भी वहां पर था, और आगे चल के जब आप केंद्रक पढ़ेंगे तो भी ये भाई साहब मिलेंगे, 4 जगह पर रहेगा। तो एग्जाम में कई बार ये पूछ सकता है कि राइबोसोम कहाँ नहीं होता, इनको छोड़ के और कहीं नहीं होता, यहाँ पर ये रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान देना, ये 2 तरह के होते हैं टाइप, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S सूक्ष्म है, 80S विस्तृत है। ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और ये पाए जाएंगे बड़े व विकसित पादप व जीव धारी यानी कि जानवर में। तो 70 हो गया और 80 हो गया। 70 का जो एग्जाम में पूछेगा यही पूछेगा, 3 याद रखिएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और प्रोकैरियोटिक। तो 80 के सभी बड़े और विकसित आकार के पादप। इसके बाद है एक और हिस्सा जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, खोजकर्ता का नाम बताना जरा। टी बोबेरी। क्या नाम है? टी बोबेरी। और इसका परिचय है कि यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। एक और खास बात है कि इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं 9+0 संरचना, इसको याद रखिएगा। और दूसरा, सेंट्रोसोम से मैं नोट मिल रहा हूं, यहीं से स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। कब? कोशिका विभाजन के दौरान। कोशिका विभाजन के दौरान। तो ये रहे उन 7 अंगों के बारे में जानकारी जो हम लोगों ने इस डिजाइन में पढ़े थे, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा गया था यहां पर। तो हम लोगों ने देखा कोशिका आवरण में भित्ति और झिल्ली, रिक्तिका देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरिजालिका, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। अब बारी है कहां पहुंचने की? केंद्र। तो आपको थोड़ा सा मिलेगा ब्रेक और फिर हम लौटेंगे कोशिका के केंद्र के पास। तो समय हो रहा है 5:15। तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक मानिए।